साथियों नमस्कार। मीमांसा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर फिर से आप सभी लोगों का स्वागत। और आज की क्लास में हम बात करेंगे भारत में अब तक हुए प्रमुख संविधान संशोधनों के बारे में। भारत का संविधान जब लागू हुआ, लागू होने के कुछ समय पश्चात ही उसमें संशोधन की आवश्यकता महसूस हुई और विभिन्न परिस्थितियों के मद्देनजर समय समय पर भारत में प्रगतिशील विचारधारा को अपनाते हुए संविधान संशोधन किए गए हैं। कई बार सामाजिक आर्थिक योजनाओं को लागू करने के लिए और कई बार देश में उत्पन्न अन्य परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में भारत के संविधान में संशोधन किए गए। तो उन्हीं सभी संशोधनों की हम आज की क्लास में बात करने वाले हैं। आइए क्लास को प्रारंभ करते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे पहला संविधान संशोधन, जो कि 1951 में ही कर दिया गया था। आप लोगों को पता है 1950 में संविधान जो है वो पूर्ण रूप से लागू होता है 1949 में, और उसके 2 वर्ष पश्चात ही संशोधन की आवश्यकता महसूस की जाती है। आवश्यकता क्यों महसूस की जाती है? क्योंकि सामाजिक आर्थिक योजनाओं को अमली जामा पहनाने के लिए सरकार को क्या करना होता है? भूमि अधिग्रहण करना होता है। और भूमि अधिग्रहण के आड़े आते हैं मूल अधिकार। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि भारत के संविधान का जो आर्टिकल 13 है, वो आर्टिकल 13 ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति का मूल अधिकारों को यदि प्रभावित करता है कोई भी कानून, तो वो क्या होगा? शून्य होगा। और ऐसे कई प्रकार के कानून भूमि अधिग्रहण के लिए सरकारों द्वारा उस समय बनाए गए सामाजिक आर्थिक योजनाओं को लागू करने के लिए, और विभिन्न न्यायालय निर्णयों द्वारा उन कानूनों को क्या कर दिया गया? शून्य घोषित कर दिया गया, क्योंकि वो मूल अधिकारों से असंगत थे। तो इस पृष्ठभूमि में पहला संविधान संशोधन विधेयक किया गया ताकि जो सामाजिक आर्थिक योजनाएं हैं वो लागू की जा सके। क्या कहा गया उसमें? सबसे पहले संविधान संशोधन जो पहला किया गया उसमें एक बात जोड़ी गई, जो अनुच्छेद 19(1) में भाषण और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता में प्राप्त है, उसमें 3 चीजें जोड़ी गई। पहली चीज, 3 प्रतिबंध जोड़े गए। 3 चीजें मतलब 3 प्रतिबंध, यानी भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर किस प्रकार से प्रतिबंध लगाया जा सकता है उसकी सूची को विस्तारित किया गया। और उसमें यह बताया गया कि सार्वजनिक व्यवस्था को यदि प्रभावित करती है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तो उस पर क्या लगा सकती है सरकार? प्रतिबंध लगा सकती है। इसी प्रकार विदेशी राज्यों से जो मित्रवत संबंध हैं, मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, उनको यदि खराब करने वाली कोई चीज है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के माध्यम से, तब भी भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर लगाम लगाई जा सकती है। तो चूंकि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मूल अधिकार था, तो कोई व्यक्ति कुछ भी बोल सकता है, इस प्रकार के अधिकार की व्याख्या की गई थी। लेकिन यहाँ संविधान संशोधन के माध्यम से तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए 3 प्रतिबंध यहाँ जोड़ दिए गए। पहला, सार्वजनिक व्यवस्था को मेंटेन रखने के लिए, बरकरार रखने के लिए इस मूल अधिकार का क्या किया जा सकता है? उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर। इसी प्रकार अपराध से उकसाने के लिए, यदि कोई ऐसी चीज है जो किसी को अपराध के लिए उकसा रही है, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत कोई व्यक्ति ऐसी बातें कर रहा है जिससे किसी अपराध को क्या मिल सकता है? प्रेरणा मिल सकती है, तब भी उसकी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो सबसे पहली चीज तो पहले संविधान संशोधन के माध्यम से आर्टिकल 19(3) के अंतर्गत, जो 19(1) के अंतर्गत जो भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, उस पर प्रतिबंध लगाए गए। दूसरा, संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। और ये 9वीं अनुसूची क्यों जोड़ी गई? क्योंकि 9वीं अनुसूची में जो कानून रख दिए जाते थे, ये कानून न्यायिक समीक्षा से बच जाते थे, न्यायिक समीक्षा से बच जाते थे। और सरकार जब भूमि अधिग्रहण कर रही थी विभिन्न सामाजिक आर्थिक योजनाओं को लागू करने के लिए, तो उस समय ये कानून मूल अधिकारों के दायरे में आकर क्या हो जाते थे? निरस्त हो जाते थे। इससे बचने के लिए 9वीं अनुसूची इंट्रोड्यूस कर दी गई पहले संविधान संशोधन के माध्यम से। और ये कहा गया 9वीं अनुसूची में जो कानून रखे जाएंगे उन पर न्यायिक समीक्षा का अधिकार कोर्ट का लागू नहीं होगा। तो इस प्रकार से 9वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया पहले संविधान संशोधन के माध्यम से। हालांकि अलग अलग संविधान संशोधनों के माध्यम से 9वीं अनुसूची को विस्तारित किया गया। इस 9वीं अनुसूची का विस्तार किया गया अलग अलग संविधान संशोधनों के माध्यम से। जैसे चौथे संविधान संशोधन 1955 के द्वारा कुछ कानून 9वीं अनुसूची में डाले गए। फिर 17वें संविधान संशोधन 1964 के द्वारा, 29वें संविधान संशोधन 1972 और 34वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा, 1974 के द्वारा अलग अलग कानून 9वीं अनुसूची में समय समय पर डाले गए। तो ये था पहला संविधान संशोधन विधेयक। अब हम बात करते हैं अगले महत्वपूर्ण संशोधन विधेयक, जो कि 1952 में आया, दूसरा संविधान संशोधन बिल, दूसरा संविधान संशोधन एक्ट। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्या बदल देता है?
लोकसभा के प्रतिनिधित्व को बदलता है। कैसे बदलता है? पहले ये व्यवस्था थी कि 7.5 लोगों से अधिक लोगों का प्रतिनिधित्व लोकसभा का एक एमपी नहीं कर सकता, और अब ये व्यवस्था की गई कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या कर सकता है? 7.5 लाख से अधिक जनसंख्या के लोगों का भी प्रतिनिधित्व कर सकता है, यानी 7.5 लाख लोगों के या उससे अधिक लोगों के लिए भी एक एमपी हो सकता है। तो इस प्रकार की व्यवस्था दूसरे संविधान संशोधन अधिनियम 1952 के द्वारा की गई। उसके बाद अगला जो इंपॉर्टेंट, हम केवल महत्वपूर्ण संविधान संशोधनों की बात कर रहे हैं। अब तक संविधान में 105 के लगभग संशोधन हो गए, तो आपको सभी 105 संविधान संशोधन याद नहीं रखने हैं, क्योंकि परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाते हैं अक्सर महत्वपूर्ण संविधान संशोधनों के मध्य से ही पूछे जाते हैं, उनमें से ही पूछे जाते हैं। तो इसी प्रकार का एक महत्वपूर्ण संविधान संशोधन अधिनियम है 7वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि 1956 में लाया गया था। और इसमें व्यवस्था की गई, पहली व्यवस्था क्या की गई थी कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाईकोर्ट स्थापित किया जा सकता है। भारत के मूल संविधान में क्या व्यवस्था थी कि प्रत्येक हाईकोर्ट का, मूल संविधान क्या कहता था भारत का, कि प्रत्येक राज्य का एक अलग हाईकोर्ट होगा। लेकिन 7वें संविधान संशोधन के माध्यम से ये व्यवस्था कर दी गई कि नहीं, एक से अधिक राज्यों के लिए, दो या अधिक राज्यों के लिए एक हाईकोर्ट क्या कर सकता है? कार्य कर सकता है। उसके अलावा 1956 से पहले क्या था, भारत के जो राज्य थे उन्हें ए, बी, सी और डी, ये 4 क्लासों में बांटा गया था। इस क्लासिफिकेशन को समाप्त कर दिया गया, और इस क्लासिफिकेशन को समाप्त करके 2 प्रकार के क्षेत्रीय भारत में रहते हैं, एक तो राज्य और दूसरा केंद्र शासित प्रदेशों की नई श्रेणी बनाई जाती है। तो केंद्र शासित प्रदेशों की नई श्रेणी को भी इंट्रोड्यूस किया गया, किसके माध्यम से? 7वें संविधान संशोधन के माध्यम से। ABCD व्यवस्था को समाप्त करते हुए भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश 1956 में बना दिए गए। तो ये था कौन सा संविधान संशोधन? 7वां संविधान संशोधन। अगले संविधान संशोधन को देखें। 9वां संविधान संशोधन 1960 में किया गया, और इसके अंतर्गत जो बेड़ूबारी नाम की जगह है, बेड़ूबारी संघ नाम की एक जगह है पश्चिम बंगाल में, उसके जो भारतीय क्षेत्र हैं उनको पाकिस्तान को सौंप दिया जाता है। तो जब भी इस प्रकार का कोई आदान प्रदान करना होता है, जैसे 100वें संविधान संशोधन जो हाल में किया गया था, उसमें कुछ क्षेत्र भारत के किसको सौंपे गए थे? बांग्लादेश को। तो भारत की भूमि यदि किसी अन्य देश को सौंपनी है तो उसके लिए संविधान संशोधन किया जाता है। तो इसी प्रकार से 9वें संविधान संशोधन के माध्यम से बेड़ूबारी संघ जो है, वो भारतीय क्षेत्र जो है, उसका भारतीय क्षेत्र किसको सौंपा गया था? पाकिस्तान को सौंपा गया था। उसके बाद आता है 10वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961, और इसके माध्यम से जो दादर नागर हवेली है उसको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा देते हुए काम किया गया था, भारतीय संघ में या भारत में शामिल किया गया था। तो ध्यान रखना है, 10वें संविधान संशोधन के माध्यम से दादर नागर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारत में सम्मिलित कर लिया गया। उसके बाद में आता है 10वां संविधान संशोधन, जिसकी हम बात कर चुके हैं। उसके बाद में आता है 12वां संविधान संशोधन। 12वां जो संविधान संशोधन अधिनियम था, उस 12वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा गोवा, दमन, दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में मान्यता दी गई। गोवा और दमन दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में मान्यता देते हुए भारत में शामिल किया गया। ये कब हुआ? 1962 में ही इस प्रकार का संशोधन होता है, 12वां संविधान संशोधन अधिनियम। और उसके बाद आता है 13वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि बैक टू बैक 1962 में ही होता है, और इसमें भी नागालैंड जो है उसको विशेष दर्जा देते हुए एक आर्टिकल 371A संविधान में जोड़ा जाता है। जैसा कि आपको पता है कि भारत के संविधान का भाग जो 21 है, उसके अंतर्गत अस्थायी या संक्रमणकालीन प्रावधान किए गए हैं, और कुछ अस्थायी चीजों को उसमें जोड़ा गया है। उसी में हमने देखा था आर्टिकल 370 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष व्यवस्था जम्मू कश्मीर के लिए की गई थी। इसी प्रकार की व्यवस्था नागालैंड के लिए करते हुए 1962 में एक विशेष आर्टिकल 371A संविधान में जोड़ा गया। फिर उसके बाद आता है 14वां संविधान संशोधन, 1962 में ये होता है, और इसके द्वारा जो पांडिचेरी क्षेत्र होता है उसको भारत में क्या कर लिया जाता है? शामिल कर लिया जाता है। पांडिचेरी को भारत में शामिल कर लिया जाता है। इसके अतिरिक्त जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन और दीव, और इसके साथ ही पांडिचेरी को क्या कर दिया जाता है?
विधायिका यानी विधानमंडल प्रदान किया जाता है और मंत्री परिषद प्रदान किया जाता है। तो केंद्र शासित प्रदेश के रूप में तो किसको मान्यता दी जाती है? हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा को, और इसके अलावा गोवा, दमन, दीव और पुदुचेरी को क्या दे दी जाती है? विधानमंडल और मंत्री परिषद की जो व्यवस्था है वो किसके द्वारा की जाती है? 14वें संविधान संशोधन 1962 के द्वारा की जाती है। अगले संविधान संशोधन की ओर बढ़े, वो है 19वां संविधान संशोधन अधिनियम। 1966 में ये संविधान संशोधन होता है और इसके द्वारा जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स, चुनाव न्यायाधिकरण, देखिए पहले व्यवस्था क्या थी? इस संविधान संशोधन से पूर्व, 19वें संविधान संशोधन से पूर्व यदि निर्वाचन से संबंधित कोई विवाद होता था तो उसको सुनने के लिए इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स या चुनाव ट्रिब्यूनल्स बनाई गई थी, चुनाव अधिकरण बनाए गए थे। इस अधिकरण की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया 19वें संविधान संशोधन के माध्यम से, और ये कहा गया कि चुनाव संबंधी जो याचिकाएं हैं वो किसके द्वारा सुनी जाएंगी? हाईकोर्ट के द्वारा अब सुनी जाएंगी। हाईकोर्ट को इस प्रकार की शक्ति प्रदान कर दी गई। ये था 14वां संविधान संशोधन, 19वां संविधान संशोधन। उसके बाद आता है 21वां संविधान संशोधन 1967। एक छोटा सा परिवर्तन इस संशोधन के माध्यम से किया गया, और जो 8वीं अनुसूची जिसमें कुछ भाषाओं को शामिल किया गया है, वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, उन 22 भाषाओं में से पहले सिंधी भाषा इसका हिस्सा नहीं थी, और 21वें संविधान संशोधन के माध्यम से सिंधी भाषा को किसमें जोड़ा गया? किसमें जोड़ा गया भाई? 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। उसके बाद आता है 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971, और 24वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा क्या व्यवस्था की गई कि जो संविधान संशोधन विधेयक होंगे उन पर राष्ट्रपति की सहमति क्या होगी? अनिवार्य होगी। जैसा हमने संविधान संशोधन की जब प्रक्रिया देखी थी उसमें हमने देखा था कि यदि किसी प्रकार का संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष संसद से पास होकर आता है, पारित होकर आता है, तो राष्ट्रपति के पास एक ही विकल्प है कि उस पर हस्ताक्षर वो करे। और ये व्यवस्था पहले वैकल्पिक थी। कब से पहले? 24वें संविधान संशोधन से पहले ये व्यवस्था थी कि राष्ट्रपति क्या कर सकता है? उसको पुनर्विचार के लिए भी भेज सकता है। लेकिन इस संशोधन के द्वारा ये व्यवस्था कर दी गई कि संविधान संशोधन विधेयक यदि राष्ट्रपति के पास आएगा तो उसे उस पर सिग्नेचर करने ही होंगे, मना नहीं कर सकता। उसके बाद आता है 25वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971, जिसके माध्यम से जो संपत्ति का अधिकार है उसमें न्यूनीकरण करने का प्रयास किया गया, यानी कम किया गया। ध्यान रखना है, संपत्ति के अधिकार को समाप्त नहीं किया गया, संपत्ति के अधिकार को कम किया गया। किसके माध्यम से? 25वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा। उसके बाद आता है 26वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971, और इसमें जो रियासतकालीन व्यवस्थाएं थी, आज़ादी से पूर्व जो रियासतें थी, उनको जो प्रीवी पर्स दिया जाता था, उनको एक विशेष पेंशन दी जाती थी और उनको कुछ विशेषाधिकार प्राप्त थे। जो स्वतंत्रता से पूर्व राजा थे उनकी रियासतों को विशेष जो अधिकार थे जिन्हें प्रीवी पर्स के नाम से जाना जाता था, उस व्यवस्था को 1971 में समाप्त कर दिया गया। कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से? 26वें संविधान संशोधन के माध्यम से। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 31वें संविधान संशोधन की, जो कि होता है 1972 में, और इस संशोधन के माध्यम से सीटों की जो संख्या है लोकसभा की वो 525 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। हालांकि 2 सीटों को अब कम कर दिया गया है, आंग्ल भारतीय जो हैं उनके आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है, तो वर्तमान में 543 सीट लोकसभा में है। उसके बाद आता है 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974, जिसके माध्यम से सिक्किम को एक संरक्षित राज्य का दर्जा देते हुए क्या करा गया? संरक्षित राज्य का जो दर्जा सिक्किम को प्राप्त था उसको क्या करते हुए? समाप्त करते हुए उसे सहयोगी राज्य, एसोसिएट स्टेट के रूप में क्या कर दिया गया? पहले किस प्रकार का राज्य था? संरक्षित राज्य। संरक्षित राज्य का दर्जा प्राप्त था, लेकिन 35वें संविधान संशोधन के माध्यम से यह संरक्षित राज्य का दर्जा सिक्किम का समाप्त कर दिया गया और इसे एसोसिएट स्टेट या सहयोगी राज्य के रूप में भारत के संघ में जोड़ा गया। उसके बाद आता है 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 में ये संविधान संशोधन जो है वो होता है, और सिक्किम को जो सहयोगी राज्य का दर्जा था उसकी जगह अब सिक्किम को दूसरे प्रकार का दर्जा दिया गया, वो था पूर्ण राज्य। जो अन्य राज्य होते हैं उन्हीं की बाती पूर्ण राज्य सिक्किम को बनाया गया 36वें संविधान संशोधन के माध्यम से। उसके बाद नेक्स्ट संविधान संशोधन जो कि महत्वपूर्ण है वो है 40वां संविधान संशोधन अधिनियम, जिसके द्वारा
संसद को क्या दी गई, एक शक्ति प्रदान की गई। किस प्रकार की शक्ति प्रदान की गई कि संसद समय समय पर क्या कर सकती है, भारत का जो क्षेत्र है, चाहे वो जल का क्षेत्र हो, चाहे वो महाद्वीपीय क्षेत्र हो, सेल्फ क्षेत्र हो, चाहे विशेष आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक जोन हो या समुद्री क्षेत्र हो, उनकी सीमाएं कौन निर्दिष्ट करेगा, संसद निर्धारित करेगी। यानी संसद को अधिकार दे दिया गया कि भारत की चाहे जलीय सीमा हो चाहे स्थलीय सीमा हो, वो निर्धारित कौन करेगी, संसद करेगी। और ये अधिकार किसके माध्यम से दिया गया, 40वें संविधान संशोधन के माध्यम से संसद को प्रदान किया गया। उसके बाद आता है बहुत महत्वपूर्ण संविधान संशोधन, जिसके माध्यम से संविधान में बहुत सारे परिवर्तन किए गए और बहुत ही विवादित ये संविधान संशोधन रहा। हालांकि 42वें संविधान संशोधन के बहुत सारे प्रावधान 1944 में जो 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ, उसके कई प्रावधान 44वां संविधान संशोधन जो कि 1978 में हुआ, उसके द्वारा इन प्रावधानों को बदला भी गया। इमरजेंसी की पृष्ठभूमि में ये संविधान संशोधन किया गया और संसद की शक्ति को बहुत मजबूत बनाने के लिए न्यायालय, देखिए हमें देखने को मिलता है जब से भारत का संविधान लागू हुआ तब से लेके आज तक न्यायपालिका और कार्यपालिका में टकराव की बहुत सारी स्थितियां बनी और ये टकराव की स्थिति चरम पर हमें देखने को मिली 1976 पृष्ठभूमि, जो इमरजेंसी की पृष्ठभूमि थी उसमें। और उस समय संसद को बहुत मजबूत स्थिति में लाने का प्रयास इस 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया और संविधान के कई भागों में संशोधन, कई उपबंधों में संशोधन इस 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया था। इसीलिए इस 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। अब क्या क्या परिवर्तन इसके द्वारा किए गए, सबसे पहले प्रस्तावना को हम देखें। यहाँ हम देखेंगे कि किस चीज में परिवर्तन किया गया और इस कॉलम में हम देखेंगे कि क्या क्या परिवर्तन किए गए। सबसे पहले हम बात करें प्रस्तावना में क्या परिवर्तन किए गए, तो प्रस्तावना में नई चीजें जोड़ी गई। पहला समाजवादी, दूसरा धर्मनिरपेक्ष और तीसरा अखंडता। तो देखिए आपको देखने को मिलेगा समाजवादी का तात्पर्य हमारी प्रस्तावना में संविधान के लक्ष्य को वर्णित किया गया है, तो समाजवादी को यहाँ जोड़ दिया गया। इसका तात्पर्य क्या हुआ, अब सरकार क्या कर सकती है, संविधान की प्रस्तावना के अनुसार चलते हुए समाजवाद के लक्ष्य की पूर्ति के लिए सामाजिक आर्थिक योजनाएं बनाने के लिए अधिक स्वतंत्र है। तो ये तीन शब्द जोड़े गए। उसके पीछे का कारण क्या था कि अब सरकार की प्रवृत्ति क्या थी, समाजवाद की ओर सरकार बढ़ना चाहती थी, सामाजिक आर्थिक योजनाएं लागू करनी थी, उससे मूल अधिकारों का क्या हो रहा था, उल्लंघन हो रहा था। ऐसे कानून बनाए जा रहे थे जिससे संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन हो रहा था, तो उसका इलाज करने के लिए समाजवादी शब्द को प्रस्तावना में जोड़ दिया गया। तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता ये तीन महत्वपूर्ण शब्द किसमें जोड़े गए, प्रस्तावना में जोड़े गए। 7वीं अनुसूची में परिवर्तन किया गया। 7वीं अनुसूची जिसमें समवर्ती सूची, संघ सूची और राज्य सूची के विषय बताए गए हैं, इसमें परिवर्तन करते हुए कुछ विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाल दिया गया। यानी यहां भी क्या कोशिश की गई कि राज्यों का जो विधान बनाने का अधिकार है उसमें हिस्सेदारी प्राप्त करने की कोशिश की किसने, संसद ने, क्योंकि समवर्ती सूची पर संसद भी कानून बना सकती है और राज्य के विधानमंडल भी। तो ये 5 ऐसे विषय थे जिन पर पहले केवल कौन बना सकता था कानून, केवल राज्य बना सकता था क्योंकि राज्य सूची के विषय थे। लेकिन 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इनको किसमें डाल दिया गया, समवर्ती सूची में। और ये विषय थे, पहला शिक्षा, दूसरा जंगल, बाट माप, जंतु और पक्षी संरक्षण और न्याय का प्रशासन। इन 5 से संबंधित कानून अब संसद को बनाने का अधिकार भी प्रदान कर दिया गया 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। और एक विशेष चीज यहाँ जोड़ी गई भारत के संविधान में, मूल कर्तव्यों को जोड़ने के लिए एक नया भाग 4A भारत के संविधान में जोड़ा गया और एक नया आर्टिकल 51A को भारत के संविधान में जोड़ा गया और 10 मूल कर्तव्य इसके माध्यम से भारत के संविधान में जोड़े गए कि नागरिकों को केवल अधिकार ही नहीं है, उन्हें कुछ कर्तव्य भी निभाने पड़ेंगे। तो ये सब कुछ आप देखते हैं कि इमरजेंसी की पृष्ठभूमि में होता है। संसद के जो अधिकार है उनको बढ़ाने की कोशिश की जाती है और लोगों के जो मूल अधिकार हैं उन्हें कम करने की कोशिश की जाती है और कुछ मूल कर्तव्य उन पर आरोपित किए जाते हैं। हाईकोर्ट की शक्तियों में भी कुछ परिवर्तित किया गया और कहा गया कि जो हाईकोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उनकी जो न्यायिक समीक्षा की जो शक्ति है उनको कम करने या न्यून करने, समाप्त नहीं, कम करने का प्रयास इस संशोधन के माध्यम से किया गया। ट्रिब्यूनल्स की यदि हम बात करें तो नए प्रकार के ट्रिब्यूनल्स की व्यवस्था, नए प्रकार के न्यायाधिकरण जो कोर्ट के समानांतर ही कार्य करते हैं, कोर्ट के तरह ही कार्य करते हैं, उनकी व्यवस्था की गई और वो उसके लिए भाग 14A नाम से एक नया भाग संविधान में जोड़ा गया और 2 अनुच्छेद जोड़े गए, 323A और 323
बी, इनके द्वारा कुछ ट्रिब्यूनल्स की व्यवस्था, जो कोर्ट के जैसी संस्थाएं होती हैं, कुछ मामलों को सुनने के लिए उन अधिकरणों या ट्रिब्यूनल्स की व्यवस्था की गई। इसके अलावा नीति निदेशक जो तत्व हैं उनमें भी परिवर्तन किया गया। जैसा कि इसकी पृष्ठभूमि में हमने देखा, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से प्रयास क्या था, सामाजिक आर्थिक योजनाएं जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए सरकार समाजवाद का रुख अपना रही थी। और समाजवाद चूंकि सीधे तौर पर डीपीएसपी से संबंधित है, क्योंकि डीपीएसपी या नीति निदेशक तत्वों में ये बताया गया है कि किस प्रकार से कोई सरकार लोक कल्याणकारी सरकार में परिवर्तित हो सकती है। तो नीति निदेशक तत्वों को लागू करने और उनका विस्तार करने की प्रयास 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किए गए, जिसमें से 39 सबसे पहले आर्टिकल 39 का जो नीति निदेशक तत्व है उसको विस्तारित किया गया और बच्चों के स्वस्थ विकास हेतु अवसर की बात इसमें कही गई। नया आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल 39A इसमें जोड़ा गया और आर्टिकल 39A के माध्यम से क्या कहा गया कि निःशुल्क कानूनी सहायता नागरिकों को प्रदान की जाएगी सरकार के द्वारा। उसके बाद 43A जोड़ा गया, जिसमें उद्योग धंधों में कार्मिकों की भागीदारी की व्यवस्था की बात नीति निदेशक तत्वों में कही गई। उसके बाद आर्टिकल 48A जोड़ा गया इसी संविधान संशोधन से, जिसमें पर्यावरण, वन और वन्य जीव सुरक्षा की बात नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत जोड़ी गई। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान थे जिनमें चेंज, कुछ महत्वपूर्ण उपबंधों में जो चेंज है वो 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया। इसके अलावा संसद की शक्ति को बढ़ाने का प्रयास, जैसे मैंने आपको बताया, किया गया था इस 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। तो संसद की शक्ति को बढ़ाते हुए क्या कहा गया कि राष्ट्रपति अब क्या है, कैबिनेट की सलाह के लिए बाध्य है, यानी राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद, पहले क्या था, राष्ट्रपति द्वारा कैबिनेट की सलाह मानना क्या था, वैकल्पिक था। राष्ट्रपति चाहे तो क्या करे, सलाह को माने, राष्ट्रपति नहीं चाहे तो उसको पुनर्विचार के लिए भेज दे। लेकिन यहाँ पुनर्विचार की व्यवस्था को समाप्त करके क्या कहा गया कि राष्ट्रपति को क्या करना पड़ेगा, कहना मानना ही पड़ेगा मंत्रिमंडल का। उसके अलावा केंद्र सरकार को बल दिया गया और ये कहा गया कि सशस्त्र बल यदि राज्य में तैनात करने हो तो वो केंद्र सरकार कर सकती है, और उसके लिए एक नया आर्टिकल 257A जोड़ा गया, किसके माध्यम से, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। इसके अतिरिक्त लोकसभा के अध्यक्ष और प्रधानमंत्री को कुछ विशेष प्रकार के अधिकार इसके माध्यम से दिए गए और उसके लिए आर्टिकल 329A संविधान में जोड़ा गया। स्वयं विवेकीय जो शक्तियां हैं वो आर्टिकल 329 के तहत प्रदान की गई, किसको, लोकसभा के अध्यक्ष को और भारत के प्रधानमंत्री को। इसके अलावा जैसा मैंने आपको बताया 42वें संविधान संशोधन का लक्ष्य क्या था कि सामाजिक आर्थिक योजनाओं को लागू करना, उसके लिए नीति निदेशक तत्वों को लागू करना था। इसलिए नीति निदेशक तत्वों को लोगों के मूल अधिकारों पर क्या दी गई, प्राथमिकता दी गई। यानी नीति निदेशक तत्वों को लागू करने के लिए यदि क्या हो, मूल अधिकारों का उल्लंघन हो जाए तो भी उसको प्राथमिकता देते हुए कार्य करने का प्रयास 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया। तो यदि नीति निदेशक तत्व को लागू करने के लिए संसद क्या बनाए, कोई कानून बनाती है और इस कानून के द्वारा क्या होता है, मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो भी वो जारी रहेगा, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन में इस प्रकार की व्यवस्थाएं कर दी गई। तो ये था 42वां संविधान संशोधन, विवादित संविधान संशोधन रहा है और इसकी व्यवस्थाओं को अगले ही संविधान संशोधन में पलटा भी गया। वो था 44वां संविधान संशोधन, और 44वां संविधान जो संशोधन है उसके माध्यम से बहुत सारे ऐसे प्रयास किए गए कि 42वें संविधान संशोधन के प्रभावों को पलटा जा सके। पहला जो इसके अंतर्गत कार्य किया गया वो था संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों से हटा देना, यानी अनुच्छेद 21 में जो संपत्ति का मूल अधिकार दिया गया था उसको हटा दिया गया हमारे मूल अधिकारों में से और उसको एक विधिक अधिकार बना दिया गया आर्टिकल 301 के तहत। तो वर्तमान स्थिति क्या है, संपत्ति का अधिकार क्या है, एक विधिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, परंतु मूल अधिकार नहीं है, क्योंकि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा ही इसे मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। उसके बाद 44वें संविधान संशोधन में आपातकाल के संदर्भ में, आपातकाल की उद्घोषणा के संदर्भ में कुछ क्या कहे गए, प्रावधान किए गए और क्या कहा गया, आपातकाल की उद्घोषणा या आपातकाल का लागू केवल दो परिस्थितियों में किया जा सकता है, या तो युद्ध हो या बाहरी आक्रमण हो। इस संविधान संशोधन से पहले क्या व्यवस्था थी कि आपातकाल की घोषणा कब की जा सकती है, युद्ध, आक्रमण या आंतरिक अशांति। तो ये आंतरिक अशांति वाला जो शब्द है वो हटा दिया गया। आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल की घोषणा
44वें संविधान संशोधन के बाद से नहीं की जा सकती, क्योंकि इसमें ये व्यवस्था की गई कि आंतरिक अशांति जो है उस पे उसके आधार पर आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति नहीं कर सकता मंत्रिपरिषद की सलाह से। तो इस प्रकार से हमने देखा कि 42वें संविधान संशोधन में जहां संसद को अधिक अधिकार प्रदान करने की कोशिश की गई थी, तो अधिकारों में कुछ कटौती करने का प्रयास, कार्यपालिका के अधिकारों में कुछ कटौती करने का प्रयास 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया। और चूंकि 42वां संविधान संशोधन आपातकाल की पृष्ठभूमि में हुआ था, तो आपातकाल संबंधी प्रावधान का जो उपयोग है वो बड़े धड़ल्ले से उस संविधान संशोधन से पूर्व किया गया था। तो उसी पर कुछ अंकुश लगाने के लिए 44वें संविधान संबंध में आपातकाल के संदर्भ में ये व्यवस्था की गई कि केवल 2 ही परिस्थितियों में आपातकाल लगाया जा सकता है, युद्ध या बाह्य आक्रमण। और आपातकाल की जो घोषणा की जाएगी वो केवल मंत्रिमंडल, ध्यान देना मंत्री परिषद शब्द को बदल दिया गया है यहाँ पे। इससे पहले शब्द क्या था संविधान में, मंत्री परिषद की सलाह पर क्या लग जाता था, आपातकाल लग जाता था। लेकिन अब व्यवस्था की गई मंत्रिमंडल द्वारा यदि राष्ट्रपति को लिखित सिफारिश दी जाएगी, पहले केवल सिफारिश की बात लिखी हुई थी, अब क्या कर दिया, लिखित सिफारिश यदि दी जाएगी तभी आपातकाल राष्ट्रपति द्वारा लगाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त निवारक निरोध के तहत कोई व्यक्ति गिरफ्तार होता है। पहले क्या था, 44वें संविधान संशोधन से पहले कोई व्यक्ति निवारक निरोध कानून के अंतर्गत यदि गिरफ्तार कर लिया गया, निवारक निरोध का तात्पर्य है किसी अपराध को कारित करने से रोकने के लिए किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना, उसके तहत यदि कोई गिरफ्तार कर लिया गया था व्यक्ति, तो 44वें संविधान संशोधन से पूर्व जितना चाहे उतनी मर्जी उसको क्या रखा जा सकता था, जेल में रखा जा सकता था। उस व्यवस्था को भी उलट दिया गया 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से और कहा गया निवारक निरोध के तहत भी यदि कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है तो उसे भी आप कितने महीने से, 3 महीने से ज्यादा क्या नहीं रख सकते, कारावास में नहीं रख सकते। 3 महीने से ज्यादा यदि आपको उसको जेल में रखना है तो उसके लिए हाईकोर्ट स्तर का एक सलाहकार बोर्ड बनेगा। वो सलाहकार बोर्ड ही निर्णय करेगा कि कितने समय के लिए, 3 महीने से ज्यादा कितने समय के लिए इस व्यक्ति को क्या रखा जा सकता है, अंदर रखा जा सकता है। इसके अलावा 44वें संविधान संशोधन से पहले संसद और राज्य के जो विधानमंडल थे उनकी जो कार्यवाही थी, क्या किस प्रकार की कार्यवाहियां हो रही है, वो मीडिया प्रकाशित नहीं कर सकता था। लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा ये प्रतिबंध हटा दिया गया और सत्य कार्रवाई का प्रकाशन अब मीडिया क्या कर सकता है संसद और विधानमंडल की। तो इस प्रकार से संसद की शक्तियों में कटौती करने का प्रयास यहाँ 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से हमें देखने को मिला। उसके बाद में अगला संविधान संशोधन आता है 52वां संविधान संशोधन, और इस 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से 10वीं अनुसूची संविधान में जोड़ेगी। 10वीं अनुसूची दल बदल के आधार पर संसद सदस्यों और एमएलएज की, एमपी और एमएलएज की क्या करता है, अयोग्यता को निर्धारित करता है। यानी दल बदल के आधार पर किसी व्यक्ति को एमपी या एमएलए होने से किस प्रकार से क्या कर दिया जाएगा, निर्धारित कर दिया जाएगा, अयोग्य ठहरा दिया जाएगा, उससे संबंधी प्रावधान 52वीं अनुसूची में 10वीं अनुसूची में दिए गए हैं, जिसको कि 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। उसके बाद आता है 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 और इसके अंतर्गत क्या किया गया था, पहले जो वोटिंग की एज थी वो कितने वर्ष थी, 21 वर्ष थी, और 21 वर्ष से घटाकर अब वोटिंग एज कितनी कर दी गई, यानी पहले मतदान कोई व्यक्ति कब कर सकता था, जब वो कम से कम 21 साल का होता, इसे घटाकर कितना कर दिया गया, 18 वर्ष कर दिया गया। उसके बाद आता है 65वां संविधान संशोधन अधिनियम 1990 और इसके द्वारा एससी और एसटी आयोग की स्थापना की जाती है। पहले एससी और एसटी के लिए आयोग की जगह क्या होता था, एक आयुक्त होता था। क्या होता था, आयुक्त। एससी और एसटी आयुक्त होता था, उस आयुक्त की जगह बहुसदस्यीय आयोग की स्थापना एससी और एसटी के लिए कर दी गई। अनुसूचित जाति आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग के लिए एक ही आयोग की स्थापना 65वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा की गई। उसके बाद 69वां जो संविधान संशोधन अधिनियम है, जो कि 1991 में लाया गया, 1991 में किया गया, उसमें दिल्ली जो है उसका नाम बदलकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर दिल्ली उसका नाम कर दिया जाता है 69वें संविधान संशोधन के माध्यम से। और दिल्ली को 70 सदस्यीय विधानसभा और 7 सदस्यों की मंत्री परिषद की व्यवस्था इस संदर्भ में की जाती है। तो ये था कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम, 69वां संविधान संशोधन अधिनियम दिल्ली के विशेष संदर्भ में। नेक्स्ट हम बात करते हैं 71वें संविधान संशोधन 1992 की, और इसके माध्यम से 8वीं अनुसूची में कुछ और भाषाओं को जोड़ा गया। कौन कौन सी भाषाएं, कोंकणी,
मणिपुरी, नेपाली, इन भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया। 8वीं अनुसूची को विस्तारित किया गया किसके माध्यम से, 71वें संविधान संशोधन के माध्यम से। उसके बाद आता है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। आप सभी लोगों को मालूम है, पंचायती राज की व्यवस्थाओं को लागू करने के लिए संविधान में यह संशोधन किया गया और पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा संविधान के भाग 9 के अंतर्गत इस संविधान संशोधन के माध्यम से दिया गया। फिर आता है 11वीं अनुसूची को इसी संविधान संशोधन 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया और 11वीं अनुसूची में पंचायती राज के जो 29 विषय हैं उनको बताया गया। उसके बाद आता है 74वां संविधान संशोधन अधिनियम। ये भी 1992 में ही आया था और इसके द्वारा संविधान में एक नया भाग 9 जोड़ा गया और इस भाग 9 के अतिरिक्त संविधान में 12वीं अनुसूची भी जोड़ी गई। भाग 9A जोड़ा गया और साथ में 12वीं अनुसूची भी जोड़ी गई और शहरी स्थानीय प्रशासन के संबंध में क्या क्या व्यवस्थाएं होंगी उसका उल्लेख इनमें किया गया। उसके बाद आता है 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। इसके द्वारा एक तो मूल कर्तव्यों में और एक मूल अधिकार, दोनों में क्या होता है, परिवर्तन होता है। मूल अधिकारों में एक नया मूल अधिकार जोड़ा जाता है 21A और इस 21A मूल अधिकार में क्या कहा जाता है कि प्रत्येक बच्चे का जो कि 6 से 14 वर्ष का है उसका यह अधिकार होगा कि वो क्या प्राप्त करे, एजुकेशन प्राप्त करे, शिक्षा प्राप्त करे। और इसी प्रकार एक नया मूल कर्तव्य भी यहां जोड़ा गया 51A, जिसके तहत यह व्यवस्था की गई कि प्रत्येक माता पिता का यह कर्तव्य होगा। ध्यान रखना, अधिकार किसका, बच्चे का, और कर्तव्य किसका, माता पिता का यह कर्तव्य होगा कि वो अपने बच्चे को प्राथमिक शिक्षा दिलाए। तो इस प्रकार की कुछ बातें संविधान संशोधनों के माध्यम से की गई। नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन आता है वो है 88वां संविधान संशोधन अधिनियम, जिसके द्वारा सर्विस टैक्स नाम से एक नया टैक्स लगाया गया, सर्विस टैक्स, और इसके लिए एक नया आर्टिकल संविधान में जोड़ा गया, आर्टिकल 268A। तो 268A के माध्यम से एक नया आर्टिकल संविधान में जोड़ते हुए सर्विस टैक्स को लागू किया गया 88वें संविधान संशोधन के माध्यम से। फिर आता है महत्वपूर्ण अधिनियम 91वां संविधान संशोधन 2003। इसके द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या को निर्धारित करने का प्रयास किया गया और साथ ही साथ दल बदल के आधार पर कोई व्यक्ति क्या होता है, अयोग्य होता है, तो उसे मंत्री पद के लिए भी अयोग्य ठहराया गया। तो क्या क्या व्यवस्थाएं की गई, इसमें यह बताया गया 91वें संविधान संशोधन के द्वारा कि मंत्रिपरिषद की जो संख्या प्रधानमंत्री सहित और राज्यों के मामले में सीएम सहित, यानी मंत्रिपरिषद की जो संख्या होगी वो अधिकतम कितनी हो सकती है, राज्यों में तो लोकसभा की 15% अधिकतम हो सकती है और केंद्र में तो लोकसभा की सीटों की 15% और राज्यों में क्या होगी, विधानसभा की जितनी सीट है उनकी अधिकतम 15% मंत्रियों की संख्या होगी। साथ ही साथ राज्यों के लिए ध्यान देना, राज्यों के लिए न्यूनतम मंत्रियों की संख्या भी बताई गई कि न्यूनतम मंत्रियों की संख्या कितनी हो सकती है, 12, जबकि केंद्र के लिए ऐसी कोई प्रावधान नहीं किया गया। और साथ में यह भी कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति क्या होगा, दल बदल के आधार पर क्या ठहरा दिया जाता है, संसद या विधानमंडल के सदस्य होने के अयोग्य ठहरा दिया जाता है, तो वो ना तो वो केंद्र सरकार में ना ही किसी राज्य सरकार में मंत्री के पद के लिए योग्य रहेगा और ना ही किसी लाभप्रद राजनीतिक पद को प्राप्त करने के योग्य रहेगा, दोनों के योग्य वो नहीं रहेगा। ऐसा प्रावधान किसमें किया गया, 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा किया गया। आगे चलते हैं और बात करते हैं 92वें संविधान संशोधन अधिनियम की। और 92वें संविधान संशोधन के द्वारा पुनः 8वीं अनुसूची को विस्तारित किया गया और नई भाषाएं जोड़ी गई। कौन कौन सी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ये 4 नई भाषाएं 92वें संविधान संशोधन के माध्यम से 2003 में जोड़ी गई। और इन भाषाओं को जोड़ने के बाद जो संख्या हो गई भाषाओं की वो कितनी हो गई, 22 हो गई, किसमें, 8वीं अनुसूची में। उसके बाद आता है 93वां संविधान संशोधन अधिनियम 2005, जो कि व्यवस्था करता है आरक्षण की। किसके आरक्षण की, ये कहता है कि आरक्षण दिया जाएगा किसमें, प्रवेश में, ठीक है। शिक्षण संस्थाओं में जब प्रवेश दिया जाएगा उसमें सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ों को, इसी के साथ एससी और एसटी वर्ग के जो सदस्य हैं उनको जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं उन शैक्षणिक संस्थाओं में क्या दिया जाएगा, प्रवेश में आरक्षण दिया जाएगा। वो संस्था चाहे सरकारी हो चाहे निजी हो, सभी को क्या करना पड़ेगा, आरक्षण देना पड़ेगा। लेकिन निजी संस्थाएं केवल ऐसी जो राज्य के द्वारा सहायता प्राप्त करती हैं उनको क्या करना पड़ेगा, आरक्षण देना पड़ेगा। इस प्रकार की व्यवस्थाएं 93वें संविधान संशोधन के द्वारा की गई। लेकिन इसमें एक छूट दी गई
कि जो अल्पसंख्यक लोगों के शैक्षणिक संस्थान हैं उसमें ये लागू नहीं होगा, वहां पर आरक्षण संबंधी प्रावधान लागू नहीं होगा। 93 के बाद में आते हैं कुछ संविधान संशोधन जो कि हाल के कुछ वर्षों में किए गए हैं, तो परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हमारे लिए हो जाते हैं। उनमें से सबसे पहले बात करेंगे हम 95वें संविधान संशोधन की, जिसमें SC ST के लिए आरक्षण को 10 वर्ष तक के लिए और बढ़ाते हुए 2020 तक लोकसभा और विधानसभा में, देखिए लोकसभा और विधानसभा में जब आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, किसके लिए? SC और ST जो है उनके लिए, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए कुछ स्थान आरक्षित कर दिए गए थे संविधान के प्रारंभ में। कब? किसके लिए? लोकसभा और विधानसभा सीटों के लिए, SC ST के लिए। लेकिन वो व्यवस्था कितने वर्ष के लिए की गई थी? 10 वर्ष। तो हर 10 वर्ष पश्चात उस व्यवस्था को लागू करने के लिए संविधान में संशोधन किया जाता है और 10 वर्ष की जगह क्रमशः 20 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्ष, इस तरह वहां वर्षों की जो नंबर है उसको चेंज किया जाता है। इसी प्रकार का लेटेस्ट जो किया गया है वो 95वें संविधान संशोधन के द्वारा 2020 तक बढ़ा दी गई है SC और ST के लिए आरक्षण लोकसभा, संसद और विधानमंडल में। उसके बाद 96वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा क्या किया गया? 8वीं अनुसूची संबंधी एक संशोधन किया गया। अब 8वीं अनुसूची में यहाँ कोई नई भाषा नहीं जोड़ी गई, केवल पहले से जो भाषा सम्मिलित थी उड़िया भाषा, उस उड़िया भाषा का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? उड़िया कर दिया गया। तो किसी नई भाषा को नहीं जोड़ा गया, केवल उड़िया को उड़िया कर दिया गया। किसके द्वारा? 96वें संविधान संशोधन के द्वारा। फिर उसके बाद में 97वां संविधान संशोधन जो कि 2012 में आता है, और यहाँ 97वें संविधान संशोधन को अंजाम देने के लिए नए अनुच्छेद जोड़े गए। कौन कौन से अनुच्छेद? एक तो अनुच्छेद 19(1) में C पार्ट में एक अनुच्छेद जोड़ा गया, अनुच्छेद 19(1) C, जिसमें सहकारी सोसाइटी शब्द का प्रयोग किया गया, और इसी प्रकार 43B एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया और सहकारी सोसाइटीज के संबंध में इस प्रकार का जो संशोधन है वो किया गया। उसके बाद आता है 98वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि किया गया कब? 2013 में 371J नाम से एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया, और किसके लिए जोड़ा गया? कर्नाटक के राज्यपाल को कुछ और शक्तियां प्रदान करने के लिए इस संविधान संशोधन को किया गया। उसके बाद आता है 99वां बहुत महत्वपूर्ण संविधान संशोधन 2015 में, जिसके द्वारा एक नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाने की व्यवस्था की गई थी। नेशनल अपॉइंटमेंट जुडिशियल कमीशन, जिसको क्या करना था? कार्य करना था किसके लिए? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए। अभी जो वर्तमान में प्रचलन में हुआ है कॉलेजियम व्यवस्था, कॉलेजियम व्यवस्था के स्थान पर नई प्रकार की व्यवस्था लागू करने का प्रयास इस संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया था। लेकिन कोर्ट ने अपनी न्यायिक समीक्षा की शक्ति को यूज करते हुए, प्रयोग करते हुए इसे संविधान के मूल ढांचे के विरुद्ध बताया, क्योंकि मूल ढांचा ये कहता है न्यायपालिका की स्वतंत्रता है उसको बरकरार रखा जाएगा, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसे न्यायपालिका की स्वतंत्रता के विरुद्ध मानते हुए इसको क्या कर दिया? खारिज कर दिया गया। उसके बाद आता है 100वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि बांग्लादेश से भारत को कुछ भूमि का आदान प्रदान करना था, कुछ क्षेत्र भारत को देने थे और कुछ बांग्लादेश से लेने थे, उसके लिए किया गया 100 नंबर का संविधान संशोधन। उसके बाद 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2017 बहुत महत्वपूर्ण संविधान संशोधन अधिनियम, जिसके द्वारा एक नए प्रकार की कर व्यवस्था GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स को लागू किया गया 2017 में। उसके बाद आता है 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 में ये किया जाता है, और इसके द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक मान्यता दे दी जाती है। अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हालांकि पहले भी किया जाता था, लेकिन वो एक संवैधानिक संस्था नहीं थी, इसको संवैधानिक मान्यता 102वें संविधान संशोधन 2018 के माध्यम से प्रदान कर दी जाती है। उसके बाद आता है 103वां संविधान संशोधन जो कि 2019 में होता है, और इसके तहत EWS इकोनॉमिक वीकर जो सेक्शन होता है, उस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। 103वें संविधान संशोधन के माध्यम से अन्य पिछड़ा जो वर्ग है, इकोनॉमिक बैकवर्ड यानी कि आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं, उनके लिए व्यवस्था की गई। उसके बाद में 105वें संविधान संशोधन जो कि 2021 में किया गया, उसके द्वारा 104वां संविधान संशोधन 2021 में किया गया, और इसके द्वारा लोकसभा और विधानसभा में एंग्लो इंडियन की जो सीट होती थी, जैसा हमने देखा था लोकसभा में 1-2 सीटें किसके लिए आरक्षित होती थी? एंग्लो इंडियन लोगों के लिए। इसी प्रकार राज्य के विधानमंडलों में भी 1 सीट किसके लिए आरक्षित होती थी? एंग्लो इंडियन के लिए।
जिसका मनोनयन किया जाता था, उस व्यवस्था को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। और उसके बाद आता है 105वां संविधान संशोधन अधिनियम, लेटेस्ट संविधान संशोधन अधिनियम, जो जिसके द्वारा क्या किया गया है, राज्यों को स्वयं अपनी ओबीसी लिस्ट बनाने के लिए अधिकृत किया गया है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधन जो संविधान लागू होने से लेकर वर्तमान तक हुए हैं। तो कुल 105 संविधान संशोधन भारत के संविधान में अब तक हो चुके हैं। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधनों को हम आज की क्लास में देख चुके हैं, जिनसे अक्सर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।